एग्जामिनेशन किया, पेशेंट यूरिन पास करके आई, मैडम मैंने क्या किया, मैंने कस्को स्पेकुलम डाला, वो नहीं नज़र आ रहा था इंट्राइटिस पे, मैडम जैसे स्पेकुलम डाला है ना मैंने कस्कोज़ मैम, वो सेकंड डिग्री प्रोलैप्स था। मैडम ने तो उधर ही पुट मेरी करके बाहर, राइट? हाँ, तो कुछ लोगों देखो की तो यू नहीं, नज़र नहीं आती, आई तो टेल इस यू चीज़ से मैं सनिया, डरती हूँ। जी, ऑलराइट आई टेल यू। आपने हिस्ट्री ली, आपने पेशेंट से पूछा बिफोर स्टार्टिंग योर एग्जामिनेशन, यू आस्क द पेशेंट के प्रोलैप्स अंदर है या बाहर है? पेशेंट कहेगी कि प्रोलैप्स बाहर है। फॉर एग्जांपल, आपने अपनी किडनी ट्रे में जो पहले से इंस्ट्रूमेंट सेट करने हैं बिफोर एक्सपोजिंग द पेशेंट और एवरीथिंग, आपने किडनी ट्रे के ऊपर 2 सिम्स रख लेने होते हैं और उसके अलावा स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन फॉर यूवी प्रोलैप्स पेशेंट, बिकॉज़ सर्विक्स लाइंग आउटसाइड, राइट? अगर वो सेकंड डिग्री प्रोलैप्स जैसे कि आपका ये केस था और पेशेंट कहती है कि मेरा प्रोलैप्स आम तौर पे तो इतने साइज का बाहर आ जाता है, लेकिन इस वक़्त अंदर है क्योंकि मेरी पैकिंग होती रही है या मेरी पैकिंग भी इस वक़्त अंदर है, सो इसलिए वो बाहर नहीं है। तो आप अपनी ट्रॉली पे क्या-क्या रखोगे? ट्रॉली या किडनी ट्रे पे, आप अपनी किडनी ट्रे पे सिम स्पेकुलम रखोगे, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स रखोगे, एक टेनेकुलम रखोगे और एक कस्कोस रखोगे, राइट? आप इन टू स्टार्ट ऑफ द योर लोकल एग्जामिनेशन, आप पेशेंट को सिम्स लैटरल सिम्स पोज़ीशन में लिटा के, प्रोलैप्स इज़ नॉट कमिंग आउट, आपने स्ट्रेन भी करा लिया, आपने कफ भी करा ली बिकॉज़ उसकी पैकिंग हो रही है, बट हिस्ट्री बहुत सिग्निफिकेंट है, वो कहती है इतना बाहर आता है मेरा अदरवाइज़। तो आपने कस्कोस नहीं यूज़ करना, आपने सिम्स पोस्टीरियर वॉल को रिट्रैक्ट करना है सिम्स से और आपने एंटीरियर लिप को टेनेकुलम से पकड़ना है, उसको पूरा कॉन्फिडेंस में लेके और जेंटली उसको पुल आउट कर देना है। ठीक है? पुल आउट करके आपने दोनों चीज़ें साइड पे रखनी है और अपना एग्ज़ामिनेशन ऑफ प्रोलैप्स शुरू करना है। इस सब में कस्कोस का कोई काम नहीं है, राइट? बिकॉज़ सर्विक्स आपका बाहर आ गया है। अगर पेशेंट कहती है कि कुछ महसूस होता है कि बाहर आता है बट आई एम नॉट श्योर कि वो किस साइज का है या वो बहुत छोटा है या वो शायद नहीं आता, उस केस में इफ यू आर नॉट एबल टू सी सर्विक्स lying outside vagina, then you need the cuscospiculum. मोस्टली एग्जाम में सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स होगा। हमारी खवातीन डोंट कॉन्टैक्ट डॉक्टर और दे डोंट कम टू द हॉस्पिटल फॉर फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स। वो आती ही तब है जब इतना सा नजर आना शुरू होता है बाहर, and so mostly you encounter 90 degrees prolapse. 90% of patients you encounter second degree prolapse in the hospital. इस वजह से आपने ये सोच लेना है कि सेकेंड डिग्री प्रोलैप्स होगा, उससे अच्छी तरह हिस्ट्री में पूछ लेना है एंड देन यू कैन डिसाइड कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो मैडम एक कस्कोस का एहतियातन काम या सिर्फ फर्स्ट जी, डिग्री जी। में है। जी, जी मैडम। लाइक एहतियातन मैडम एक रख लूँ, अगर पेशेंट की हिस्ट्री मुझे ऐसी क्या मिलती एक है रखना है? या नहीं रखना? नो अच्छा, नीड, नो नीड। ठीक है। ठीक है मैडम, फिर भी बस एक मैंने नहीं बॉम्बे हो रखना जाती है, कस्को एक आउट। ब्लंडर है ठीक है कि मैडम। आपने वो एक ह्यूमन बीइंग है। आप बिला वजह एक इंस्ट्रूमेंट डाल रहे हो जिसका काम नहीं है और उससे भी ज्यादा जुल्म ये कि वो बॉडी एक्सपेल आउट करिए आपके सामने, इसके बाद वाइवा खत्म हो जाना चाहिए। मतलब ठीक ये है मैडम। एग्जैक्टली एक औरत के साथ, राइट? एज अ नहीं डॉक्टर, इफ अभी यू आर डीलिंग एज अ जी, जी। डॉक्टर ऑफ पेशेंट को, तो यू शुड नो उसकी हिस्ट्री के बाद कि आपने उसके ऊपर क्या एग्जामिनेशन करना है और क्या इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। शी इज नॉट एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट एंड यू शुड नॉट शो दिस इन द एग्जाम कि योर पेशेंट इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट, राइट? अगर ये वहां पर ऐसा महसूस हुआ कि आपको आपका मरीज एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट लग रहा है, तो आप इमेजिन कर लो कि एग्जामिनर्स को कितना दुख होगा। सो यू शुड नो एग्जैक्टली कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपकी किडनी ट्रेन, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो अब तो वाइवा बड़ा फोकस्ड है, अब तो ऐसे टॉक्स हैं कि अब तो गुंजाइश ही कम है ना। अगर एग्जामिनेशन ऑफ प्रोलैप्स है तो शायद सिर्फ एग्जामिनेशन है और उसके बाद की थोड़ी डिस्कशन है। सो एग्जामिनेशन का काफी टाइम और एडिक्वेट उसका एक आपको वो असेस करें उसके ऊपर। उसमें इस चीज के भी पॉइंट है कि व्हेन आर यू वेयरिंग ग्लव्स, व्हेन आर यू आस्किंग पेशेंट टू मेक द पोजीशन, ये ना हो कि आप एक्सपोज करके मरीज को बैठे हुए और यहाँ आपके इंस्ट्रूमेंट्स ही तैयार नहीं हो रहे, राइट? सो आपने यही तो सारा हॉस्पिटल में जाके अपने रिफ्लेक्सेस बनाने हैं कि आपने पेशेंट से ब्लैडर एम्प्टी का पूछा, हिस्ट्री में आपने क्या क्या चीजें पूछ ली, या अगर सिर्फ एग्जामिनेशन का स्टेशन है तो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू नो, ओके प्रोलैप्स कितने हद तक का है, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आपकी वो किडनी ट्रे जिसमें आपके स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स हो, वो आपको पता हो कि क्या होने चाहिए। दे शुड बी सो स्पेसिफिक। इसी तरह अगर कोई पेशेंट वैसे गायनी की पेशेंट है अदर देन प्रोलैप्स एंड यू आर गोइंग टू एग्जामिन दैट पेशेंट, तो यू शुड नो अ लिटिल बिट कि आपने उसे कौन से साइज का स्पेकुलम डालना है। वहां पे ड्रम के अंदर 2 साइजेस के पड़े होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। सो यू नो यू शुड नो कि एटलीस्ट कौन सा साइज आप डालोगे तो आपका सर्विक्स विजुलाइज हो जाएगा। पेशेंट इज पोस्ट मेनोपॉजल फॉर एग्जाम्पल और आप उसको बड़ा सा स्पेकुलम डाली जा रहे हो, कोई जेल भी सही तरह इन पोस्ट मेनोपॉजल, यू नीड टू अप्लाई एडिक्वेट अमाउंट ऑफ जेल।
अगर आप जेल अच्छी लगाओगे तो पेशेंट को बिल्कुल पेन नहीं होगी, अगर आप जेल नहीं लगाओगे वो चीखें मारेगी बेचारी पोस्ट मेनोपॉजल, राइट? तो दीज आर फ्यू लिटिल थिंग्स कि आपने अपनी किडनी ट्रे पे क्या रेडी करना है, आपने कस्कोज रखना है या आपने सिंज रखना है, आपने जेल कहाँ डाल के रखनी है, कस्कोज की टिप पे पहले से जेल नहीं डाल देनी है, आपका पेप्समेयर का सैंपल खराब हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये और आपकी स्लाइड किस तरह से रेडी हो, आपका एयर स्पेशल किधर पड़ा हो, आपने पहले पेशेंट की पोजीशन उसके बाद बनाई, फिर आपने ग्लव्स पहने स्टेरलाइज, और ये सारा सीक्वेंस। तो अगर अगर वहां पे कोई भी चीज ऊपर नीचे हो जाती है सीक्वेंस, क्योंकि वहां एग्जाम सिनेरियो है, लेकिन वहां इस चीज का बिल्कुल आपको एरर, इसका बेनिफिट ऑफ डाउट टाइप थिंग नहीं दी जाएगी वहां पर कि यू आर इन एन एग्जाम सिनेरियो तो चलो कोई लीनियंसी हो। वहां पे अगर आप इन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को फॉलो नहीं करोगे, या इफ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड ऑल दीज थिंग्स, और कभी आप ग्लव्स पहन रहे हो, स्टेरलाइज ग्लव्स पहन के पेशेंट को एक्सपोज कर रहे हो, कभी आप इंस्ट्रूमेंट बाद में पकड़ रहे हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, या एक्सपोज करके पेशेंट की पोजीशन बनाई है, इंस्ट्रूमेंट आपका रेडी नहीं, या आप सब कुछ कर चुके हो, लाइट ही नहीं आपको याद रेडी, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वहां पे एक फीलिंग आती है कि मे बी योर पेशेंट इज एन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट फॉर यू, यू आर डूइंग हिडन ट्रायल ऑन हर, कि लेट्स सी कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या। तो जहां पर इस तरह की फीलिंग आ जाए, वहां तो फिर ज्यादती हो जाती है, और ठीक है? मैडम, सो बहुत एक्सक्यूज मी बिल्कुल। मैम, जी एक्सक्यूज मी मैम, आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना था कि मैम जी। जो पेप्समेयर की जो सर्वाइकल स्क्रीनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है या सस्पिशियस सर्विक्स है तो आप पेप्समेयर नहीं करेंगे क्योंकि एक स्क्रीनिंग है, और जब पेशेंट सिम्टोमेटिक हो जाती है तो फिर उसका स्क्रीनिंग नहीं करना होता, फिर डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं। जिस पेशेंट की डॉक्टर सानिया बात कर रही है उसका था कि पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग के साथ आई है, वो वहां पर स्टेशन पे उन्होंने बिठाई, मतलब उसकी हिस्ट्री लेनी थी, फिर एग्जामिनेशन थी, फिर पीएस पे उन्होंने बताया कि 1 × 1 सेंटीमीटर की ग्रोथ है सर्विक्स पे। तो मैम एक दफा डॉक्टर राशिद लतीफ ने भी, वैसे एग्जाम में तो किसी का भी नाम ले लें तो एग्जामिनर माइंड करते हैं कि आप बुक्स का रेफरेंस दें या गाइडलाइंस का, तो ये गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि स्क्रीनिंग है, आपने सिम्टोमेटिक पेशेंट्स की नहीं करनी है। दूसरा ये कि सर ने भी ये कहा था कि ग्रोथ नजर आ जाए तो फिर आप ईयूए बायोप्सी पर जाएं, फिर कॉल्पोस्कोपी ग्रोथ में कोई काम नहीं करेगी, पेप्समेयर भी, फिर आप यू आर डायरेक्ट वेरी उसकी। राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो जी बिल्कुल मैम। सही बात है, और सर ने भी बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा, बात आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन देखो मैं इसलिए कह रही हूँ कि व्हेन द पेशेंट इज देयर, फॉर एग्जांपल आपका एग्जामिनेशन है और पेशेंट पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग के साथ है, एंड यू आर डूइंग स्पेकुलम एग्जामिनेशन, and you find out that patient is having some lesion, maybe an ulcer or a growth, right? वो चीज नजर आ रही है, एंड यू हैव मिस्ड द पेप्समेयर बिकॉज आपने बायोप्सी करनी है, दैट इज नॉट अ पॉइंट। पेप्समेयर के लिए आप कोई एक्स्ट्रा इंटरवेंशन नहीं कर रहे हो पेशेंट की, ठीक है? एक चीज तो ये कि पेप्समेयर के वहां नंबर है, ठीक है, वही बात डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस। दूसरी चीज ये कि आप अब वहां पे अब वो लेटर ऑन, चलो वो पॉलिप भी आता है तो आपने पॉलिप तो कर लिया, तो क्या बाकी की एंडो सर्वाइकल केनाल या ये जो ट्रांजिशनल जोन है उसका पेप्समेयर आपने नहीं लिया? तो जब आप जीए के अंदर उसकी बायोप्सी कर रहे हो तब भी तो आप एक पेप्समेयर या उसका उसका बाकी का ट्रांजिशनल जोन को एक नजर तो मारोगे ना। बायोप्सी तो आप उस पर्टिकुलर लीजन की लोगे या उस पर्टिकुलर नॉर्मल एबनॉर्मल एरिया की लोगे। if it comes out to be benign, तो what about the rest of the transitional zone? So अगर expose हुआ है patient and you are doing the speculum examination and the cervix is right in front of you, then मुझे लगता है कि उसमें पेप्समेयर इस वजह से ना लेना कि मैंने इसकी बायोप्सी करनी है, कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि पेप्समेयर कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, उसके लिए ना कुछ एक्स्ट्रा आप जी एक्सपोजर कर रहे हो, ना कोई आप एक्स्ट्रा पेन दे रहे हो पेशेंट को, जी मैम। ना कुछ और ऐसा कर रहे हो। फ्रैंकली ये इतना कोई एक्सपेंसिव टेस्ट मैम भी नहीं। एक्चुअली मैम एक्चुअली ऐसा होता था ना, पहले लॉन्ग केस करते हुए तो इंसान परफॉर्म करता था तो आप उसी में लेके फिर बाद में अपने आप को जस्टिफाई कर देते थे कि मैंने इसलिए किया है। तो यू कैन अब ये मसला जस्टिफाई है कि आपको इन रिपोर्ट वे। मांगनी होती है कि मैम अब मैं पेप्समेयर करूंगी तो वो रिपोर्ट दें, फिर उसके बाद जैसे अभी उन्होंने कहा ना कि मैंने पेप्समेयर का पूछा तो उन्होंने कहा कि हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्रापिथियल नहीं, लीजन है, मैंने तो बायोप्सी का नेक्स्ट पूछा स्टेप था ना, मैंने मैंने पूछा कि पैप्स में नहीं बायोप्सी। पूछा, मैंने जी बायोप्सी मतलब पूछी। हाँ, Just for the मतलब कि नेक्स्ट biopsy. स्टेप यही बन रहा था ना कि आपने पेप्समेयर मांग लिया, उस पे हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्रापिथिलियल लीजन, जैसे मैं कहूँ कि मैम मैं पेप्समेयर करूंगी तो मैम कहेंगी जी, कि रिपोर्ट पे ये HSIL आ गया है। अब मैं नेक्स्ट हूँ कि मैम अब मुझे बायोप्सी का इसका करना है कि colposcopy बायोप्सी or पे क्या आता biopsy. है, तो वो फिर जी, बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं दे रही थी, वो गुस्सा हो रही थी, इसलिए फिर वो सारा नहीं, हम the कंफ्यूज थे कि ये thing is चक्कर कि क्या हो आप गया। कॉल्पोस्कोपी करोगे ना और फिर बायोप्सी प्लान करोगे। द थिंग इज अगर हाई ग्रेड आया उसमें तो नेक्स्ट स्टेप ही उसका कॉल्पोस्कोपी है।
तो मैम ग्रोथ पे EUA नहीं होगा? मैम ग्रोथ में तो बिopsy लीजन करते हैं में ना हम colposcopy। कॉल्पोस्कोपी के लिए जाते हैं हाँ, ना तो मैम, आप ग्रोथ पहले पे अभी तो मुझे हम मुझे सिवियर डिस्केरियोसिस की बात कर रहे थे ना, हाई ग्रेड लेजन पे। इसी और इसी अगर पेशेंट की बात हो रही है मैम, इसी पेशेंट की हो रही है जिसका इसकी PS पे 1 into 1:1 1 हाँ, अल्सर है वही या बात इसका ग्रोथ मैडम था। ग्रोथ यही है? कह रही है ना। जी जी, ग्रोथ है मैम जिसकी, अल्सर था, इसी अल्सर पेशेंट। था मैडम, अल्सर था, ग्रोथ नहीं थी, अल्सर था। मुझे तो ग्रोथ की लेकिन फाइंडिंग चलो, दी थी अगर आई, 1 into अल्सर 1 है या सेंटीमीटर। ग्रोथ है, अगर बोथ अल्सर लेकिन है आप तो ग्रोथ दोनों नहीं को थी। सेम ही ले लो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ठीक। एक लेजन आपके सामने पड़ी हुई है, यू आर प्लानिंग बायोप्सी। तो पैप्समेयर का यही मकसद होता है कि आपको एक चीज आए, उससे अगला स्टेप आप डिसाइड करो कि वेदर इट इज रिपीट पैप्समेयर और इट्स कॉल्पोस्कोपी एंड बायोप्सी और गोइंग फॉर द बायोप्सी डायरेक्टली। सो इफ अ ग्रोथ इज देयर और इफ एनी एबनॉर्मल लीजन और एन अल्सर इज देयर, अल्सर हो या ग्रोथ हो, चलो दोनों अगर malignant looking है एंड यू आर प्लानिंग बायोप्सी लेटर ऑन, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग द पैप्समेयर? वेरी गुड, जस्टिफाइबल है ये बात भी आप जस्टिफाई कर सकते हो। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने जस्टिफाई किया, वो उस तरीके से भी जस्टिफाई कर सकते हो। अगर आपको बड़े लोगों ने कहा है, जैसे डॉक्टर राशिद लतीफ ने कहा है, तो ही इज डेफिनेटली राइट। आप कह दो कि मैं डायरेक्टली बायोप्सी की, बिकॉज बायोप्सी तो मैं प्लान कर रही हूँ, और उसकी जस्टिफिकेशन ये बहुत जेन्युइन है कि पैप्समेयर इज एक्चुअली अ स्टेप व्हिच इज डन, व्हिच गिव्स अस guidance or which guides us that whether biopsy or further evaluation is needed or not, right? तो जब ग्रोथ है और अल्सर है तो बायोप्सी तो मैंने लेनी ही है, राइट? और अगर आप पैप्समेयर कर रहे हो तो उसको इस तरीके से जस्टिफाई कर दो कि नंबर 1 फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, नंबर 2 कि मुझे एक बिकॉज एक्सपोजर है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो कि ये पैप्समेयर के ऊपर इसकी हो सकता है कोई इट्स बिनाइन अल्सर, इफ इट कम्स आउट टू बी बिनाइन, or there are no malignant cells in them, or even no there is no severe dyskaryosis present in pap smear, तो obviously फिर मेरा थोड़ा सा डिसीजन या प्लान में फर्क हो सकता है। सो बोथ वेज यू कैन जस्टिफाई, आई थिंक सो। मैडम अगर वो बायोप्सी की फाइंडिंग्स मुझे नहीं देती, सिर्फ हाई ग्रेड सिल देती है, तो फिर तो उसकी सारी मैनेजमेंट प्लान अकॉर्डिंग टू सीन 2 एंड सीन 3 होगी ना। जी, तो उसमें भी ठीक तो है आप कॉल्पोस्कोपी करते ही हो, जी जी मैडम, बस फॉलो तो वही है ना उससे अगला 36 स्टेप तो मंथ और बायोप्सी 30। होता है। चलो कोई एक्सक्यूज नहीं, मी आज हमारा जी मैम एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी मैम, मैडम, मेरा क्वेश्चन है मैडम कि उनसे मैम मेरा क्वेश्चन है कि जब भी आपको कोई फाइंडिंग दी जाती है, लाइक इस तरह की ग्रोथ मिली है या इस तरह, तो गाइडलाइन में तो इसी तरह लिखा हुआ है कि आप कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करें पेशेंट की। तो जब मैंने किसी पेशेंट की कॉल्पोस्कोपी की तो मैंने उसके लिए शेलर्स टेस्ट किया, मैंने उसका एसिटिक एसिड या वाया टेस्ट किया, तो मुझे अंदाजा तो हो जाएगा कि इसके तो इतने एसिटोवाइट एरियाज बन गए हैं या इसकी इतना बड़ा पैच आया है, तो ये सस्पिशियस लीजन ही है पेशेंट की, लाइकली टू जी, बी द कैंसरस। तो आप उस टाइम पे भी तो डायरेक्टेड बायोप्सीज ले लेते हैं 2-3 जगहों से, जो कि आपको एक तरह से गाइड कर सकती हैं लेटर ऑन के दिस इज सिम परफेक्ट, 1 सिम 2 बिल्कुल। दिस इज I सिम 2 think या we सिम need 3। to have very detailed discussion on the pre-malignant and malignant disease of cervix। हम अगली क्लास में कर सकते हैं। एक मुझे किसी ने vulval lesions भी कहा था, उस पर एक पूरी क्लास कर लेंगे। ये कॉल्पोस्कोपी सर्वाइकल लेजन्स के बहुत क्वेरीज होती हैं कैंडिडेट्स की, तो वी कैन डेफिनेटली डू अ सेपरेट क्लास ऑन दिस। अभी आई थिंक हम जल्दी से, आज हमारा जो है वो काफी थोड़ा सा बेसिक सा टॉपिक है, बट आई डोंट नो व्हाई आप लोगों को इतनी कंफ्यूजन इसमें हो रही थी, होने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा एक्सक्यूज सा मी मैम, आप इसको याद करो जी। सॉरी मैम, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैडम, हाँ, मैंने ये कहना था कि उनसे जब पैप स्मीयर के बाद कोल्पो की भी जब बात की थी तो वो कोल्पोस्कोपी पे भी माइंड कर रही थी। ये तो आई थिंक अब ऐसा करते हैं, हम एक पूरी टॉपिक और क्लास इस पे नेक्स्ट रख लेते हैं। मैम इसलिए हम कंफ्यूज हो गए थे कि वो करना क्या चाह हाँ, रही अब थी, तो बात मैडम करते रहो, आई कैन लिसन। हाँ जी, कंफ्यूज तो सारे ही हो रहे थे, मैडम वाज वेरी अनॉयड, तो सारे ही कंफ्यूज हो हाँ, रहे थे पता है वहां वो पे ना ना, तो वो तो उनसे, अनॉय हाँ हो रहे सुनिए थे। ना, उनसे बट कॉल्पोस्कोपी भी मांगी तो वो उस पे भी अनॉयड हो रही जी थी, जी और जब उनसे बायोप्सी की बात कर रही थी तो वो उस पे भी अनॉयड हो रही थी। तो बाद में मेरे माइंड में आया कि फिर सीधी सी बात ये कि अगर वो हाइग्रेड लीजन करती हैं तो हम उसकी ट्रीटमेंट में यानी कि एक्सीएन करें, और वो तो एक्सीएन एक्सीएन आपकी जिस दोनों लोगों ने पर्पस के लिए एक्सीएन यूज का हो जाएगी। बोला, जिस लोगों ने एक्सीएन का बोला, उन्होंने कहा तुमने कभी होते हुए देखा है कि लिटल्स होता है तुम्हारे उधर, या कोल्पोस्कोपी होती है आप, यार या फिर लेट्स तो किसी ने कहा होती है, क्यों ट्रेकेलेक्टोमी। नहीं होती यार, लेट्स समथिंग, तो होती है हाँ, मे बी समरी। ही वांटेड समथिंग जो आप सभी मिस कर रहे थे। सो वी कैन डिस्कस दिस कंप्लीटली, हम इसी टॉपिक को नेक्स्ट टाइम कर लेंगे और यही केस कर लेंगे, शायद हम कुछ फिगर आउट कर सके कि क्या उनको चाहिए था। ठीक है, तो लेट्स डू द सर्विक्स प्री मैलिग्नेंट एंड मैलिग्नेंट डिजीजेस नेक्स्ट टाइम, ठीक है, ताकि डिटेल में स्टेप वाइज इसकी बात हो जाएगी। ये केस प्रेजेंट, यही वाला केस रख लेंगे और फिर हम उस पे कर लेंगे। आई थिंक आज जो टॉपिक है थोड़ा सा उस पे रहते हैं,
और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों ने बहुत ज्यादा क्वेरीज भेजते हो लेबर की, ये थोड़ा सा बेसिक भी है लेकिन बहुत क्विकली करेंगे इसको हम। देखो, लेबर के अंदर आपने दो चीजों को याद, आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही है। जी मैम। ठीक, देखो बाकी सारी चीजें आप लोगों को पता है, बहुत थ्योरी में तो जाने की जरूरत ही नहीं है। लेबर में दो तीन चीजें जो आपने याद रखनी है ना, एक ये कि आपने प्रोग्रेस पे क्या करना है, प्रोग्रेस कैसे देखनी है, प्रोग्रेस के ऊपर आपने किस टाइम पे क्या एक्शन लेना है जब प्रोग्रेस नहीं हो रही। देयर आर मेनी, देखो एक पुराना वाला पाठ्यक्रम था एक लेबर केयर गाइड के नाम से, जो एक वो नया आया है, दे ऑल आर रियली गुड, आप उसको देख लो लेकिन आई डोंट नो व्हाई जो पुराना पार्ट, मुझे तो ऐसा लगता है अल्टीमेटली शायद वही आ जाएगा, बिकॉज उसमें जो एक्शन लाइन और अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन का सिस्टम था वो मुझे तो नई वाली लेबर केयर गाइड के अंदर नहीं मिला, बिकॉज उसमें तो देखते ही आप फैसला करते थे कि क्या करने वाले बाहर। नाइस गाइडलाइन बहुत अच्छी दी हुई है लेबर की, उसमें एग्जैक्टली उन्होंने दिया हुआ है कि कितने सेंटीमीटर पे आपने क्या करना है, प्राइमरी में क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। क्विकली कर लेते हैं, अगर किसी और ने बोलना है, बिकॉज इट्स मोर अबाउट द नाइस गाइडलाइन, तो आप में से कोई बोल दे, उसका रिवाइज भी हो जाएगा, अदरवाइज फिर मैं ऐसा होगा आपको करती हूँ reinforce। मैम आप मैम बताएं। लेबर केयर गाइड या नाइस सीटीजी लेबर केयर गाइड आप लोग को, आई डोंट नो, लेबर केयर गाइड देखो ये तो थ्योरेटिकल, ये आईएमएम वाले फ्रैंकली स्टेशन है। लेबर की छोटी सी बातें देखो, जो आप लोगों को कंफ्यूजन है मोस्टली लोगों को, जो आप लोग क्वेश्चंस करते हो कि किस पॉइंट पे क्या करना है हमें, ठीक है ना, प्राइमरी में क्या करना है, और लेटेंट फेज को तो रहने दो, एक्टिव फेज हम सबको पता है 4 सेंटीमीटर के बाद हो। प्राइमरी के बाद कि हमें पता है तकरीबन 8 से तकरीबन 18 घंटे तक का तो वैसे ही हो जाएगा लेबर, और लेस देन 6 to 12 आवर्स का मल्टी के अंदर हो जाता है, राइट। प्राइमरी ग्रेविटा, ये हम फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, प्राइमरी ग्रेविटा के अंदर और मल्टी के अंदर भी फर्स्ट स्टेज के अंदर जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर है, वी ऑल नो कि हमने 4 आवर की पीवी करनी होती है, ठीक है ना, और उसके अंदर प्रोग्रेस को किस तरीके से देखा जाता है कि अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर डायलिटेशन हो रही है 4 सेंटीमीटर, यानी कि पेशेंट का एक्टिव फेज स्टार्ट हुआ आफ्टर 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर एंड अबव डायलिटेशन है तो एक्टिव फेज स्टार्ट हुआ। आपने प्राइमरी के अंदर 4 सेंटीमीटर 4 आवर्स के बाद पीवी की, अगर उसकी डायलिटेशन लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो आप क्या कर सकते हो, नंबर 1 आप उसका एआरएम कर दो। सिमिलरली इन मल्टी, अगर 4 सेंटीमीटर में उसकी 4 आवर्स में उसकी 2 सेंटीमीटर डायलिटेशन नहीं हो रही तो नंबर 1 पे एआरएम। एआरएम में वो कहते हैं कि एआरएम के फौरन बाद खाली फीटल हार्ट चेक करें, राइट। फिर आपने उसके बाद उसको दोबारा से चेक करना है कितनी देर के बाद, 2 आवर्स के बाद 2 आवर्स में कितनी डायलिटेशन होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले 4 आवर्स के बाद देखा, फिर आपने 2 एआरएम किया, एआरएम के करने के बाद फिर आपने 2 आवर्स के बाद देखा, 2 आवर्स के बाद अगर उसकी लेस देन 1 सेंटीमीटर डायलिटेशन है तो आपने उसकी सीटीजी करके सिंटो लगा देनी है, और सिंटो के बाद फिर वो कहते हैं कि अगर 4 आवर्स तक 2 सेंटीमीटर डायलिटेशन नहीं होती तो सिजेरियन सेक्शन कर दे, वो फेलियर टू प्रोग्रेस है। ओके, मल्टी के अंदर अगर एआरएम के बाद 2 आवर्स के बाद जब आपने रीचेक किया और 1 सेंटीमीटर डायलिटेशन नहीं हो रही तो रूल आउट अदर फैक्टर्स कि उसका सीपीडी तो नहीं है, उसका बेबी का मैक्रोसोमिया एक्सेट्रा तो नहीं है, या कोई और मैल पोजिशनिंग या कुछ और तो नहीं है जो प्रोग्रेस नहीं हो। फर्स्ट स्टेज के अंदर वो कहते हैं कि हर 4 आवर्स के बाद आपने पीवी करनी। ऑब्वियसली दीज टाइमिंग्स चेंज विद इंटेंसिटी ऑफ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शंस, फीटल हार्ट रेट, कलर ऑफ लाइकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन एक अगर स्मूथ सारा कुछ चल रहा है तो 4 आवर्स के बाद आपने एक्टिव फेज में करनी है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में पेंडिंग। फीटल हार्ट आपने हर 15 मिनट के बाद चेक करने हैं और हर आधे घंटे के बाद आपने कंट्रैक्शन चेक करनी है, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल और याद कर लेने वाली बात है। पहले आपने 4 आवर्स के बाद पीवी की, 2 सेंटीमीटर से कम डायलिटेशन है, फीटल हार्ट चेक की, एआरएम किया, फीटल हार्ट चेक की, प्रोग्रेस होने दी। उसके बाद आपने उसके 2 आवर्स के बाद देखा, 2 आवर्स में अगर 1 सेंटीमीटर से कम डायलिटेशन है तो फिर आपने उसको सिंटो लगाई, सीटीजी की, सिंटो लगाई। उसके बाद फिर 4 आवर्स के बाद देखा, अगर 2 सेंटीमीटर से कम डायलिटेशन है तो गो अहेड, इट मींस इट्स फेलियर टू प्रोग्रेस, ठीक है। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकंड स्टेज कौन बताएगा। सेकंड स्टेज प्राइमरी ग्रेविटा के अंदर विद एपिड्यूरल 3 आवर्स है, मल्टी के अंदर 2 आवर्स है, राइट। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, कौन बताएगा। सेकंड स्टेज में हर कॉन्ट्रैक्शन के बाद फीटल हार्ट लेते हैं, ठीक है, और आधे घंटे के बजाय हर 15 मिनट के बाद कॉन्ट्रैक्शन चेक करते हैं एक्सक्यूज मी,
और इसके अंदर कितनी देर के बाद पेल्विक करते हैं? मेरा हाल है एवरी 1 आवर। पहले हम 4 आवर्ली कर रहे थे। प्राइमरी ग्रेविटा के अंदर 3 आवर्स का अगर एक्टिव, इसके अंदर सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है तो इसमें एक्टिव फेज होता है, इसके अंदर एक पैसिव फेज होता है और एक्टिव फेज होता है। पैसिव फेज वो होता है जब वो फुली डायलेटेड हो जाती है, हो सकता है वो 2 घंटे फुली रहे, फिर 1 घंटा एक्टिव पुशिंग का होता है। मल्टी ग्रेविटा के अंदर टोटल 2 आवर्स का सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होता है। इससे लंबा सेकंड स्टेज ऑफ लेबर हो जाए तो वो फेलियर हो जाता है, या सेकंड स्टेज का वो हो जाता है, क्या उसे कहते हैं, फेलियर हो जाता है, फेलियर टू प्रोग्रेस, और फिर उसके ऊपर आप सिजेरियन कर लेते हो। किसी ने, आई थिंक इट वाज नॉट डिफिकल्ट, आई डोंट नो, बड़ी कंफ्यूजन थी यार आप लोगों के सवालों में। ये तो सारा मैंने आपको बताया है जो गाइडलाइन थी नाइस की। किसी ने यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई स्टेशन आप लोगों ने किसी कोर्स में देखा हो या कुछ हो, प्लीज डिस्कस करो, कोई सिनेरियोस डिस्कस कर लो इससे रिलेटेड, ताकि इसकी एप्लीकेशन हम सबको पता चल मैम जाए। आपने सेकंड स्टेज में वेजाइनल एग्जामिनेशन आफ्टर एवरी आवर बताई है, इन्होंने तो 4 आवर्स नहीं लिखा, इन्होंने तो 4 आवर्स ही लिखा है। सेकंड स्टेज में 4 आवर्स कैसे हो सकता है? टोटल सेकंड स्टेज ही प्राइमरी में 3 आवर्स है। सेकंड स्टेज डिलीवरी का टाइम है, आसान We're है, क्या हो talking गया? about second stage, full dilatation के बाद। अच्छा मैंने तो यहाँ पे 4 घंटे लिखा है, ठीक है मैडम सही है, सॉरी। कोई मैडम ये सिनेरियो किसी ने कोई केस देखा हो ताकि हम आगे चले जल्दी से। जी मैडम ये बता दें, लेबर के गाइड में जो सामने में कॉलम बना हुआ है ना फीटल हार्ट साउंड का, वो एवरी 15 मिनट बना हुआ है। मतलब हम मॉनिटर एवरी 5 मिनट करेंगे, लेकिन मेंशन एवरी 15 मिनट बात करेंगे ना उसके अंदर, चार्ट के अंदर लेबर 15 के गाइड में। मिनट है फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज के पे तो एक्चुअली आफ्टर एवरी कॉन्ट्रैक्शन है। तो मैडम कॉलम जो है 15 मिनट का बना हुआ है, 5 मिनट कॉलम नहीं हाँ, बने हुए हैं। पैसिव फेज में आफ्टर एवरी 5 मिनट्स है सेकंड स्टेज में, और एक्टिव पुशिंग में आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन है। कॉलम किसने आप कह रहे हो? आपकी आवाज कट गई थी एक्चुअली। मैडम मेंशन कैसे करें लेबर केयर गाइड पे? कॉलम जो बना हुआ है ना फीटल हार्ट साउंड की मॉनिटरिंग का लेबर केयर गाइड के अंदर, वो तो 15 मिनट का बना हुआ है, तो उसको फिर हम किस तरह से करें? फर्स्ट स्टेज में एवरी 15 मिनट्स ही आप चेक कर रहे हो? वो मैडम सेकंड स्टेज में 15 मिनट का बना हुआ है, फर्स्ट स्टेज में 30 मिनट का कॉलम बना हुआ है मैडम लेबर केयर फर्स्ट, गाइड में। यार जो नाइस ने दिया हुआ है ना, एक्चुअली आप कह सकते हो कि लेबर केयर गाइड में इस तरह है, हाउएवर नाइस के अंदर हर फर्स्ट स्टेज में हर 15 मिनट के बाद है फीटल हार्ट चेक करना, और सेकंड स्टेज में एवरी 5 मिनट्स है। लेकिन ऑब्वियसली अब लेबर केयर गाइड जब आप फिल कर रहे हो तो फिर जिस तरह कॉलम बने उसी तरह करोगे। मैडम लेबर केयर गाइड के मुताबिक भी और नाइस के मुताबिक भी जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है उसमें हर 30 मिनट के बाद फीटल हार्ट रेट देखने हैं और 30 मिनट के बाद ही रिकॉर्ड करने हैं, और जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर है उसमें हर 5 मिनट पे चेक करने हैं, लेकिन जो रिकॉर्ड हो रहा है वो हर 15 मिनट के बाद हो रहा है। ये लेबर केयर गाइड के उस पे लेबर केयर गाइड तो आप ठीक कह रहे हो, जो नाइस की गाइडलाइन है ना उसमें कॉन्ट्रैक्शंस हर आधे घंटे बाद है, फीटल हार्ट 15 मिनट बाद है फर्स्ट स्टेज पे। जी मैम इज राइट, 15 मिनट्स के बाद फिटल हार्ट रेट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर एवरी 15 मिनट है, और 15 सेकंड मिनट स्टेज हार्ट है जी। जी, और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हाफ आवर्ली है, जबकि दूसरे सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में एवरी 5 मिनट और आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन फॉर 1 मिनट होता है, और साथ में जो कॉन्ट्रैक्शन मॉनिटरिंग है वो मैम कॉन्ट्रैक्शन मैम सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में कितने टाइमली मॉनिटर करनी होती है, कितने टाइम के बाद? ये मैं भी भूल गई। 15 मिनट। 15 मिनट, यस जी। मैम कॉन्ट्रैक्शन 10 मिनट आधा के हो लिए जाता है ना, हर चीज आधी हो जाती है, 30 मिनट्स कम टू 15 मिनट्स। ओके ओके मैम, ओके। मैडम अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये पूछना था कि हमारे पास जो अगर एपिड्यूरल नहीं लगी है तो प्राइमरी में हम 3 आवर्स का ही बोलेंगे एक्टिव स्टेज? जी 3 आवर्स। अगर एपिड्यूरल नहीं भी है तो भी? जी थैंक यू मैडम एग्जाम का सिनेरियो बना दूं? हाँ सिनेरियो, अब ये बेसिकली आता है आईएमएम के लेवल पे। आपके सिनेरियो में यस, उसमें वो सीटीजी जरूर ऐड करेंगे, इतना कोई सीधा सिनेरियो तो होगा नहीं। मैंने सीटीजी की भी एक चीज ऐड की हुई है, फिर उसको देखें। जी ये जो सीटीजी का आया हुआ है ना, देखो मैंने जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा मैम, मैंने कहना था कि एक थोड़ी सी ये भी कंफ्यूजन है, जैसे हमें पोजीशन का ना, राइट ओसिपिटो पोस्टीरियर, लेफ्ट ओसिपिटो पोस्टीरियर और ओसिपिटो इंटीरियर और ये वो, मैडम अगर थोड़ा सा काइंडली हमें इस पे भी थोड़ा सा अगर गाइड कर दें, और इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा सा। हाँ वो जल्दी जल्दी कर लेंगे, बल्कि आप लोग मुझे परफॉर्म करके बताना इंस्ट्रूमेंट्स और वो चीजें। देखो ये जो होते हैं ना पोजिशंस, यस वी नीड टू नो द डायमीटर्स। ये सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक, ऑक्सीपिटो फ्रंटल, मेंटो
वर्टिकल और सबमेंटो वर्टिकल के ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन में क्या आ रहा है, उसके बाद ब्राउ में क्या आ रहा है, फेस पे क्या आ रहा है, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में क्या आ रहा है, उसके डायमीटर्स भी थोड़े से आपको पता होने चाहिए। ये बड़ी पुरानी चीज आपने मुझे याद करा दी, लेकिन यस नाउ यू नीड टू नो। पहले नहीं होता था, पहले IMM वाला होता था, अब तो हर चीज ही आपको, यू शुड बी गुड एट इट। थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होंगी ये सारी बातें। ऑक्सीपिटो एंटीरियर तो यू नो, यू कैन फील द डायमीटर सब ऑक्सीपिटो प्रिग्मेटिक। उसके अंदर आपने पोस्टीरियर फॉन्टेनेले को फील करना होता है बेसिकली, जो कि ट्रायंगल शेप्ड होता है, जिससे आपको ऑक्सीपिट का अंदाजा होता है कि कहाँ पे है। और फिर ऑक्सीपिट के अंदाजे से आप देखते हो कि ऑक्सीपिट इज लाइंग एंटीरियरली, तो इट इज ऑक्सीपिटो एंटीरियर राइट और लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर टीवी के ऊपर। इसी तरह इफ द सेम ऑक्सीपिट इज लाइंग पोस्टीरियरली, जो कि फॉन्टेनेले, आपको फॉन्टेनेले फील होता है ट्रायंगल शेप। अगर आपको एंटीरियर फॉन्टेनेले फील हो रहा है विच इज डायमंड शेप, तो वो फिर आपकी पोजीशन ऑल टुगेदर, या तो इट इज मेकिंग द ब्राउ और फेस प्रेजेंटेशन राइट, क्योंकि वो पूरा का पूरा एंटीरियर फॉन्टेनेले बेबी का सामने आ जाता है। डमी मेरे हाथ में नहीं है, थोड़ा सा मैं उससे बता देती हूँ, लेकिन फ्रैंकली ये चीजें ज्यादा IMM के लेवल की हैं। आई डोंट थिंक के इतना ज्यादा पर्टिकुलरली, क्योंकि मैकेनिक्स विद ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर और ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स एक्सेट्रा वो आता है IMM के अंदर। CPSP has got very good dummies और mannequins for this ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर का लेबर एंड ऑल दैट, जिसके अंदर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर बड़ा जबरदस्त मदर की बॉडी है और उसके अंदर ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर बेबी होता है, जो कि पूरे मैकेनिक्स के साथ डिलीवर करना होता है। बट दिस इज द स्टेशन ऑफ IMM बेसिक। सो क्या मैं और कह रही थी, सिमिलरली अगर ब्राउ है तो आपको ये उसके ब्राउ प्रेजेंटेशन फील होगी, तो आपको सबमेंटो ऐसे सबमेंटो ब्रेगमेटिक ये देख लेना कौन सा वाला डायमीटर विच इज द मैक्सिमम डायमीटर 13.5 फील होगा। स्पेशली आपको इंटीरियर रिजेस फील होंगी। और इफ इट इज द फेस प्रेजेंटेशन एट टाइम्स कंफ्यूजेस विद द ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर आपको नोज का और ये मैलर एमिनेंसेस फील करनी होती है फेस प्रेजेंटेशन के अंदर, तो उससे फिर आपको पता चल जाता है कि दिस इज द फेस प्रेजेंटेशन, ठीक है। और ब्राउ के अंदर आपको बस ये लेवल तक फील होता है, आपको फेस या नोज आगे से कुछ फील नहीं होता, ना मैलर एमिनेंसेस, इवन कि आपको आईज के ऑर्बिट्स भी फील नहीं होते, आपको सिर्फ इंटीरियर जो रिजेस हैं वो फील होती है। सो पेल्विक पे तो आप इस तरीके से पता कर लेते हो, ठीक है। क्विकली लेबर के साथ आपका अगर कोई लेबर का स्टेशन आ ही गया तो वो डेफिनेटली CTG के साथ जरूर होएगा। वी ऑल रियली नीड टू नो अबाउट द CTG। वी डोंट डू फीटल ब्लड सैम्पलिंग, बट यस वी शुड नो एटलीस्ट कि व्हाट इज इट। आई डोंट नो कि कहीं पे पाकिस्तान में हो रही है फीटल ब्लड सैम्पलिंग या नहीं हो रही है। आप लोग सारे हो यहाँ पे फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, सो यू कैन डेफिनेटली टेल अगर किसी का एक्सपीरियंस है विद फीटल ब्लड सैम्पलिंग। आई हैव नॉट सीन इट being done anywhere, so लेकिन you should know exactly है बड़ी अच्छी चीज, कोई इतनी हाईफाई चीज भी नहीं है, क्योंकि CTG we all know has got the sensitivity. Actually इसका picking rate for the fetal distress is false picking rate, sorry not the sensitivity, इसका false positive rate for fetal distress is 98%, यानी कि 98% of cases में आपको CTG distress शो कर रही होती है जो actually distress नहीं होता। सो ये भी आपको पता होना चाहिए कि एकदम से CTG पे आप फैसला नहीं कर लेते। ये एक लंबा चौड़ा टेबल है। आई डोंट, डू यू रियली वांट कि मैं आपको ये बता दूं इस टेबल के बारे में, या यू ऑल नो इट ऑलरेडी? मैडम ये जो ऑल्सो वाला है वो फॉलो करते हैं ना CTG के लिए, ये वाला फॉलो तो नहीं कर रहे थे वर्कशॉप में। ऑल्सो वाला कर लो, वो आप बता दो फिर। काइंडली ये वाला प्लीज बता दें कि ऑल्सो को फॉलो करना है या फिर नाइस, क्योंकि ऑल्सो वाला कोई शेयर कर ले या कोई बता दे सो दैट वी कैन सी, क्योंकि आई डोंट थिंक कि इसमें कोई इतना फर्क है कि किसको क्या फॉलो करना है। ऑल्सो वाला बता दे, बेटर टू फॉलो ऑल्सो। वैसे ऑल्सो वाला कोई प्लीज यहाँ पे बताए। एक्सक्यूज मी मैम नाइस की न्यू गाइडलाइन है जिसमें व्हाइट, एम्बर और रेड का मेंशन है, रीअश्योरिंग वगैरह उसमें नहीं लिखा हुआ। ठीक है, ऑल्सो वाला कोई बता दे। कोई नहीं बता रहा, सो वी कैन शेयर इट इन द ग्रुप। हाउएवर ऑल यू नीड टू नो इज कि आपको ये पता हो कि कितनी देर में आपने किसका एक्शन लेना है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि CTG इटसेल्फ जो
वो कोई इतनी वो नहीं है diagnostic for the fetal distress itself. But yes, you need to know exactly कि CTG का क्या वो सारा कुछ होता है, ठीक है। सिमिलरली मैंने एक दो चीजें निकाली हुई हैं। अब ये सारा आज थ्योरेटिकली ज्यादा है, अगर किसी ने पहले इंस्ट्रूमेंट्स का करना है, आप लोग इंस्ट्रूमेंट्स का कर लो, फिर हम ये वाली चीजें भी कर लेंगे ताकि मैडम एग्जाम सिनेरियो बताऊं, हमारे दिन पे आया था। जी 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 मैडम हमारे दिन पे उन्होंने रखी हुई थी लेबर केयर गाइड, लेकिन एग्जामिनर उसको हाथ नहीं लगा रही थी। उन्होंने ठीक है। टेबल पे रखी हुई थी, उन्होंने सिनेरियो दिया। एग्जाम में हमारा लास्ट डे था पार्ट 2 का, तो उस दिन मैडम उन्होंने सिनेरियो दिया कि पेशेंट आई है आपके पास, प्राइमरी ग्रेविडा लेटेंट फेज में है और पेशेंट अबाउट 1.5 टू 2 सेंटीमीटर है, माइल्ड टू मॉडरेट कॉन्ट्रेक्शंस हैं, इररेगुलर। फिर उन्होंने एग्जामिनर ने आगे पूछा कि अब आप प्रोसीड करें। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं पेशेंट को असेस कर लूंगी, वाइटली स्टेबल है, पेशेंट की सीटीजी सही है और कॉन्ट्रैक्शंस इररेगुलर हैं, तो पेशेंट की काउंसलिंग, अगर उसका घर करीब है तो वो दोबारा भी आ सकती है थोड़ी देर बाद, अगर उसकी सारी चीजें सही है और पेशेंट जो है विलिंग है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आगे प्रोसीड करो, पेशेंट आ गई 3 घंटे के बाद तुम्हारे पास कि मेरे पेन्स बढ़ गए हैं, तो अब आगे प्रोसीड करो। तो फिर मैडम फिर मैंने उस पेशेंट को लेके चलती गई कि मैं उसको ऐसे मॉनिटर करूंगी, उसको रिंगर्स लगाऊंगी, उसकी सारी चीजें मॉनिटर करके उसके पीवी और पर एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस असेस करती रहूंगी। फिर उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी पेशेंट हो गई 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हो गई है तुम्हारी पेशेंट को, 60% डिफेस सर्विक्स है। अब उसके बाद मजीद 2 घंटे गुजर गए और तुम्हारी पेशेंट नहीं आगे प्रोग्रेस कर रही। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं एआरएम करूंगी, एआरएम के बाद भी प्रोग्रेस नहीं किया, सेंटो लगा दूंगी। ठीक है, उन्होंने कहा सही है, आगे चली गई। फिर उन्होंने कहा पेशेंट फुली हो गई तुम्हारी, अब क्या करोगी। फिर मैंने उनको कहा कि पेशेंट का स्टेशन असेस करेंगे, पेशेंट अगर फुली डायलेटेड हम 2 आवर्स विदाउट एपिड्यूरल छोड़ सकते हैं प्राइमरी ग्रेविडा, उसको देख लेंगे, अगर स्टेशन आ जाता है तो उसको डिलीवर करा देंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब तुम्हारी पेशेंट का स्टेशन जो है ना वो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है, 2 घंटे हो गए। तो मैंने कहा अगर 2 घंटे हो गए हैं और फीटल हार्ट ठीक है और फिर भी नहीं लॉन्ग रोटेशन के बाद ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर डिलीवर हो रहा, तो फिर मैं सिजेरियन सेक्शन कर दूंगी। इस तरह से वो सिनेरियो लेके चली थी और उन्होंने लेबर केयर गाइड को रखी हुई होने के बावजूद हाथ नहीं लगाया था बिल्कुल भी, और ना उन्होंने मुझे कहा कि तुम लेबर केयर गाइड बताओ और इसके हिसाब से करो। मैडम तो ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में हम सिजेरियन तो कर तो नहीं सकते मैडम, वो तो लॉन्ग इंटीरियर रोटेशन भी करता है, शॉर्ट भी करता है, और उसमें तो आप फेस टू ट्यूब डिलीवरी भी आपके हो सकती है, फेस टू ट्यूब डिलीवरी तो चलो इट टाइम्स कंज्यूमिंग, बट इंस्ट्रूमेंटल आप कर सकते हैं उसमें। cesarean तो नहीं। Broad presentation is an indication for cesarean. Yes. Posterior is not indication. Not Cesarean. indication. अच्छा, इस सारी बातों से बहुत अच्छा सिनेरियो इन्होंने शेयर किया, इससे हमें कुछ समराइज हो गया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, लेबर केयर गाइड यू ऑल शुड नो, बट मे भी एग्जाम में पढ़ी हो, उसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग ना हो रही हो, क्योंकि नॉर्मली फ्रैंकली हम सब अपने डिपार्टमेंट्स में अभी तक उस तरीके से इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी लेबर केयर गाइड, क्योंकि आई डोंट नो उसकी उस तरीके से एप्लीकेशन एंड मेकिंग योर डिसीजन डिफर, और इट डजंट रियली हेल्प टू हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग टू दैट एक्सटेंट। हाँ, ये आपको एक पूरा ओवरव्यू जरूर दे देती है पेशेंट के लेबर के कोर्स का, बट फौरन से एक्शन लेना या वही बात के अलर्ट कब होना, वो वाली चीजें उसमें शायद उस तरह से ये एक लेबर केयर गाइड ये जरूर है कि ये चीजें मिस ना हो पेशेंट की, राइट, ड्यूरिंग केयर ऑफ अ लेबरिंग पेशेंट। दूसरी चीज, जहाँ सीटीजी की बात की, आई वुड लाइक दैट यू ऑल्सो शेयर विद एवरीवन इन द ग्रुप और हेयर CTG criteria or the CTG monitoring which is given in also. बट एक बात याद रखो, नाइस की जो कन्वेंशनल CTG वाली चीजें हैं, यू नीड टू नो दैट एज वेल। उसकी वजह ये है कि डिसीजन मेकिंग, पुरानी CTG के मेजर्स एज वेल एज पुराना पार्टोग्राम, नेवर फॉरगेट इट, उसको माइंड में जरूर रख के जाना एग्जाम में। वो ऑब्सोलीट नहीं हुए दुनिया से, हाँ यहाँ जरूर आ गया, बट पिछली चीजें ऑब्सोलीट नहीं हुई थी तो वो गलत नहीं थी। सो यू नीड टू नो दैट एज वेल। और फ्रेंकली नई चीजों में ये चीजें जरूर अच्छी ऐड हो गई कि उसमें बहुत सारी वो चीजें एडेड है कि which help us not to miss anything in the care of a laboring patient. However, sometimes for decision making we need to know the conventional things also. So वो चीजें आपको साथ साथ पता होना बहुत जरूरी है, about the decelerations, variable decelerations, कितनी देर रही, क्या करें, when are you going for the fetal blood sampling,
फीटल ब्लड सैम्पलिंग की क्या वैल्यूज है, तो वी डोंट डू इट, बट ये कोई इतनी हाई आई थिंक आ जाएगी, कोई इतनी हाई फाई चीज है नहीं फीटल ब्लड सैम्पलिंग। सो वी नीड टू नो कब करनी है कब नहीं करनी, ये सब चीजें और क्या वैल्यूज है थोड़ा सा पता होना चाहिए। जी सानिया। मैम ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे अभी ये लेबर केयर गाइड में आपने कहा ना कि फर्स्ट स्टेज में 30 मिनट के बाद कॉन्ट्रैक्शन है, 15 मिनट में फीटल हार्ट रेट फर्स्ट स्टेज में ना, और सेकंड स्टेज में भी आपकी 15 मिनट कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, 5 मिनट फीटल हार्ट रेट। तो मुझे ये बताएं, ये जो अभी आपने नाइस इंट्रापार्टम गाइडलाइन की जो मॉनिटरिंग है ना, उसमें आपने एक डिफरेंस बताया, तो मैं ये कहती हूँ कि नाइस की जो इंट्रापार्टम गाइडलाइन है वो भी इस कॉन्टेक्स्ट में हमें मतलब आनी चाहिए कि ये भाई ये डिफरेंस है, या मैडम दिस इज ओनली सफिशिएंट दैट वी कुड मेमोराइज फॉर आवर एग्जाम। बस इतना मैडम आपने एक सफिशिएंट डिफरेंस बात मैं कर रही हूँ। मैडम जो आपने एक डिफरेंस बताया वो क्या डिफरेंस बताया नाइस और इस लेबर की, उसमें आपने अभी डिफरेंस बताया था ना, कॉन्ट्रैक्शंस में बताया था कि फीटल हार्ट रेट में बताया, इसमें फीटल हार्ट रेट में नहीं बताया मैडम। अभी आप जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का कह रही थी ना कि नाइस हाँ, में, हाँ, नाइस में ही दिए हुए फर्स्ट और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में अगर आधे घंटे बाद आपने कॉन्ट्रैक्शंस लेनी है, तो सेकंड स्टेज में आपने 15 मिनट के बाद लेनी है। वो तो मैडम लेबर केयर गाइड में भी लिखा हुआ है ना कि इतना ही लेना है, जी, नहीं आप बिल्कुल। अच्छा ठीक है मैडम, मतलब डिफरेंस नहीं है, मैं तो मुझे ऐसे लगा जैसे आप मैडम आपने कोई डिफरेंस बताया। नॉट मच डिफरेंस। लेबर केयर गाइड, जब किसी ने कहा कि लेबर केयर गाइड में शायद फीटल हार्ट 5 मिनट के बाद है, हमने 15 मिनट बाद लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो थोड़ा डिफर कर रहा है। बट इफ यू आर फॉलोइंग लेबर केयर गाइड स्ट्रिक्टली, और आपके एग्जाम में लेबर केयर गाइड की ही एग्जामिनर बात कर रही है, तो देयर इज नो हार्म कि आप उसके मुताबिक चलो। और मुझे अभी मैडम तक ओल्ड पार्टोग्राम, सीटीजी क्राइटेरिया नहीं मिला वैसे, प्लीज समबडी शेयर इट विद एवरीवन, ताकि हम देख लें उसका और इसमें क्या फर्क है। एक्सक्यूज मी मैम, जी वो जो क्राइटेरिया वो ये है कि लाइक उसमें ये जो उसमें 3 कैटेगरीज है ना, लाइक 1, 2 एंड 3। तो 3 में जो है हमारे पास ऑल वो पेशेंट जिसके साइनोसाइडल पैटर्न आ रहा है, ठीक है, या तो वो या फिर वो पेशेंट जिसकी एब्सेंट वेरिएबिलिटी है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मिनिमल नहीं, बिल्कुल एब्सेंट वेरिएबिलिटी होगी। एक तो ये बात, एक तो मैंने कहा कि साइनोसाइडल पैटर्न है, वो कैटेगरी 3 है। या फिर वो पेशेंट जिसका एब्सेंट वेरिएबिलिटी है, उसके साथ उसको रिकरेंट जो है लेट या वेरिएबल डिसेल्स आ रहे हैं, या फिर जो रिड्यूस्ड वेरिएबिलिटी है उसके साथ उसको ब्रैडी चल रहा है। तो ये जो दो 3 इस तरह के पेशेंट्स होंगे, कैटेगरी 3 में आ जाएंगे। अब कैटेगरी 1 में क्या आएंगे, एक तो उसका नॉर्मल फीटल हार्ट रेट होगा, ठीक है, दूसरा ये कि उसमें वेरिएबल जो उसमें लेट डी सेल्स है वो होंगे या नहीं होंगे उसका, ठीक है, एक्सेलरेशन होगी, मतलब उन्होंने सारे नॉर्मल्स इसमें दिए हुए हैं जो और लेट डी सेल्स नहीं होंगी, मतलब उन्होंने कहा कि सिर्फ वेरिएबल सॉरी लेट डी सेल्स होंगी या नहीं होंगी, उसका वेरिएबिलिटी भी होगी, मतलब वेरिएबिलिटी में इन्होंने कहा है कि लाइक गुड वेरिएबिलिटी जो हमारे पास मॉडरेट है वो। अब जो इसके अलावा जितने भी पेशेंट्स हैं, मतलब जितने भी जिस टाइप की भी है, मतलब हमारी डॉक्टर नहीं, वो सारी जो है वो कैटेगरी 2 होगी। मतलब अगर किसी की मिनिमल वेरिएबिलिटी है, एक बात मॉडरेट है। बताओ, ये वही है जो नाइस में, देयर इज नो यस मैम, डिफरेंस मैम एट उन्होंने ऑल। यस मैम, आप बस इसको कह लो कि रीअश्योरिंग, नॉन रीअश्योरिंग और पैथोलॉजिकल को 1 2 3 कैटेगराइज करती है। इट्स एग्जैक्टली द सेम व्हिच इज गिवन इन नाइस। नाइस में थोड़ा और भी एलैबोरेटेड है, राइट? आपने थैंक यू क्लियर कर दिया। सो वेदर यू आर डूइंग इट अकॉर्डिंग टू द आल्सो सीटीजी क्राइटेरिया और यू आर डूइंग इट फ्रॉम नाइस, इट्स द सेम। आप साइनोसॉइडल वाले के साथ वही सलूक कर रहे हो जो आप नाइस में कर रहे हो। आप ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई रीअश्योरिंग को डिफर कर दिया। सो इसको जिसने ऑल्सो नहीं की, सिर्फ नाइस की है, वो भी ठीक है। नो नीड टू गो टू ऑल्सो और वो सारा करने के, आपका वो नाइस में कवर हुआ है। अगर किसी ने ऑल्सो किया हुआ है, उसको जाके नाइस करने की जरूरत नहीं है, ऑल्सो में कवर हुआ है, ठीक है। सो इट इज एग्जैक्टली द सेम। हाँ, आई एम श्योर ऑल्सो में भी जिक्र है, और इसमें नाइस में जिस तरह जिक्र है कि वेरिएबल डिसेलरेशन फॉर लेस देन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, या वेरिएबल डिसेलरेशन फॉर मोर देन 50, और विद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लेस देन 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, उन्होंने कुछ और भी ज्यादा स्पेसिफाई किया है, विच इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक्सक्यूज मी, यू शुड नो कि आपने किसमें क्या करना, ठीक है। सो आई थिंक कि इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है कि ऑल्सो में क्या करना है, या तो आप जो मर्जी फॉलो करो, बोथ आर सेम, फर्क नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैम ये जो इन्होंने अभी सिनेरियो बताया, हम तो उस दिन नहीं थे, लेकिन मेरे ख्याल से ये ग्रुप में डिस्कस हुआ था, और मैडम ने ये बताया था कि अगर उसको पेन्स हैं, जैसे कि ये पेशेंट आई थी माइल्ड टू मॉडरेट,
तो मतलब हम लोग तो नॉर्मली ऐसे पेशेंट को भेज देते हैं, लेकिन शायद एग्जामिनर ये चाह रहा था कि मतलब इसको घर ना भेजे, मेरे ख्याल से। अगर किसी को इसके बारे में पता है तो वो बता दे, अगर किसी ने क्लास ली तो। इस वक्त जो शुरू में लेटेंट फेज डॉक्टर ये मेरा भी Yes, था उसी डे पे, सॉरी। जी बताएं आप। हाँ, तो मैंने भी यही कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको जो है आप लोग ऐसे करते हैं, तो ही सेड कि नहीं, आप इसको एडमिट ही करोगे, लेकिन एग्जाम के अंदर आपने ये नहीं सोचना कि एग्जामिनर क्या सुनना चाहता है। एक बात ये याद रखना कि एग्जाम उस दिन पास हो जाएगा जिस दिन एग्जामिनर आपको अपने से छोटा लगना शुरू हो जाए। You need to know exactly what are you doing, what you are doing with the patient. Don't think that this patient is in the exam scenario or whatever. आपने सोचना है कि अब ये मरीज आपके पास आ गई, ये आपकी जिम्मेदारी है। मतलब अब ये और इसका बेबी जो है ना, इसको कुछ नहीं होना चाहिए क्योंकि ये आपके पास आ गया और ये डिलीवर, इंशाल्लाह डिलीवर ही होना चाहिए विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन अगर सूरत में। अब करना क्या ना, अब आपको चाहे एग्जामिनर कहे कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, या आपको कोई भी कुछ कहे, you should be very confident and you should be very clear of what you are doing. If you're sending her home, because examiners एग्जाम में बैठ के आपको मिसगाइड ही करेंगे। Always remember, ये कोई बच्चों वाला एग्जाम नहीं हो रहा कि अगर आप गलत जा रहे हो तो वो आपको रोक के कहेंगे कि क्या तुम लोग ऐसे, या आपको कोई हिंट देंगे। नेवर। शायद बल्कि जो बहुत अच्छा जा रहा है उसको कहेंगे क्या ये हो रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इज देयर विद anemia and you're not transfusing blood and your answer is actually right and more convincing for the examiner, लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, बल्कि करेगा एट टाइम्स कि तुम इसे ब्लड क्यों नहीं लगा रही हो, इसका 8 HB है, तुमने इसे अभी तक क्यों नहीं ब्लड लगाया। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट। आप उसकी आंखों में आंखें डाल के कहो कि मैडम ये वजह है, मैं नहीं लगा रही, तो मैं नहीं लगा रही ये क्योंकि ये मेरी जस्टिफिकेशन है। इफ यू आर सेंडिंग पेशेंट होम एंड शी इज इंटरप्टिंग यू एंड शी इज आस्किंग क्या तुम लोग ऐसे करते हो, हाँ हम ऐसे करते हैं इसीलिए तो मैं आपके सामने बैठ के बोल रही हूँ। जाहिर है आप वहां मजाक तो नहीं कर रहे ना, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली आपका बेशक एटीट्यूड ऐसा ही होना चाहिए, उतने ही गुस्से से उसे जवाब दो। वो आपसे कोई, आपने आज एग्जाम पास किया, आप उनके साथ टेबल के उस साइड पे बैठे हो, राइट। So don't think कि बहुत कोई फर्क है। अगर if you think you are right, you are आपको yes, we send them home because she's a low risk patient, etc. उसका घर पास है, compliant है, समझदार है, मैंने उसे पेज का बता दिया, ये वो कर दिया। मेरे पास अपने हॉस्पिटल में इतने एक्टिव फेस के पेशेंट्स हैं नेटिव कि मैं इसको भी सामने डालूंगी। यू कैन, आप उसको एक ऐसा जबरदस्त जवाब दे सकती हो कि बेशक आपको उधर बैठ के लगेगा कि शायद एग्जामिनर ऑफेंड हो रहा है, लेकिन ये उतने ही ज्यादा आपसे इंप्रेस हो रहे होते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर श्योर, दैट इज व्हाई आपने जवाब दिया था ना कि आप उसे घर भेज रहे हो, तो जस्टिफाई करो वहां बैठ के। ये ना सोचो कि हम ये करते हैं या नहीं करते हैं क्या। और जहां फंसो, जो डिपार्टमेंट में कर रहे हो वो जवाब दो, वो ठीक होता है, डिपार्टमेंट में ठीक काम चल रहा होता है। सो जहां फंस जाओ, ये सोचो कि मेरे डिपार्टमेंट में इस तरह के मरीज का क्या होता है, और वो बगैर सोचे समझे वो बोल दो और वो ठीक होता है जवाब। जी सनिया ने क्या कहना है। मैडम मेरा तो, हमारे तो CMH का यही प्रोटोकॉल होता था कि अगर लेटेंट फेज में भी कोई औरत आ रही है विद इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, अगर CNE पेशेंट भी है ना, आप कम से कम उसको 4 या 6 घंटे के लिए डिटेन कर लें, even if everything is okay. You can say that कि I have facilities in my hospital. जिस तरह आपने मुझे जवाब अभी दिया, it is very convincing now. आप उसी तरह उन्हें बोलो। एग्जामिनर ने कहा कि क्या तुम इसको रखोगे, तुम्हारे पास 3 मरीज पहले ऐसे पड़े हुए, मतलब who is going to look after her, तो आप कहोगे हमारे पास अलग स्टाफ और अलग स्पेस है in my hospital and it is a protocol of my hospital that we retain such patients. तो well and good, जिस तरह भी आपने मुझे कन्विंस, तो अपने जवाब को कन्विंसिंग बनाने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। सो व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर डिपार्टमेंट, नेवर चेंज इट। कोई झूठ नहीं बोलो, कुछ चेंज ना करो, जो कर रहे हो वो बोल दो, वो ठीक ही होता, ठीक है। चलो जल्दी से आप इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस के साथ भेजना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इससे फीटल डिस्ट्रेस, मेकोनियम और IUD के केसेस मैंने बहुत देखे हैं इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस के साथ। वो तो एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो फिर तो ठीक है। हम होली फैमिली में भी मैम ट्रेन करते थे वैसे। ऐसे ही वी नीड टू रिपीट द सिनेरियो। मैं आपको कोई मुझे सिनेरियो जल्दी से बता दूं, मैं उसको मैनेजमेंट बोल दूंगी। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता नहीं, हम पेशेंट की क्लिनिकल असेसमेंट करते हैं और हिस्ट्री के मुताबिक हम पेशेंट को डिवाइड करते हैं। आई थिंक जो नाइस की गाइडलाइन है, लो रिस्क एंड हाई रिस्क।
और लो रिस्क में वो यही कहते हैं कि लेटेंट फेज आउट ऑफ द हॉस्पिटल हो तो पेशेंट के ज्यादा चांसेस हैं फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। एंड हाई रिस्क डेफिनेटली फिर हाई रिस्क को तो आपने एडमिट ही करना है। सो मैडम के कहने का मतलब ये है कि हम जो भी आंसर दें वी शुड नो कि हाउ टू जस्टिफाई आवर आंसर इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर। तो अगर आप वो जस्टिफाई कर रहे हैं हॉस्पिटल में रख रहा पेशेंट को, जैसे सभी ने कहा उसकी वो जस्टिफिकेशन जैसे उसने बोली, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स, आई थिंक मोर देन 90% ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहां पे लेटेंट फेज में एडमिट नहीं किया जाता, कुछ नहीं होता पेशेंट को, कुछ नहीं होता। व्हेन पेशेंट कम्स इन एक्टिव फेज डेफिनेटली बहुत अच्छा सारा कुछ चल रहा होता है। जैसे किसी ने कहा कि इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस में हमारे पास ज्यादा चांस हो जाता है फॉर मेकोनियम एंड डिस्ट्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके अंदर आप कौन सा कोई उसको हफ्ते के बाद फिर बुला रहे हो? If you think she's in latent phase, cervical opening start हो गया, but she is in the latent phase which is less than 4 centimeter और उसको regular contractions है, you can always ask her to come back, और सुबह या तो शाम को आके एक दफा दोबारा चेक करा दे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंस्टेड कि आप सुबह से रात तक उसको अपने पास ही रख लो। लेकिन जहाँ प्रोटोकॉल है, जहाँ फैसिलिटीज है, जहाँ स्पेस है, तो व्हाई नॉट? अगर आपका प्रोटोकॉल है तो बिल्कुल ठीक है। एंड देन अगेन इट डिपेंड्स मैम ऑन द मेरा एक क्वेश्चन है। पेशेंट, उसको समझता है, समझ कितनी है। जी मैम इन्होंने अभी सिनेरियो में बताया कि उन्होंने मुझे कहा कि पेशेंट 7 सेंटीमीटर डायलेटेड है, तो अभी उसको 2 घंटे गुजर गए, शी इज स्टिल 7 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल यू डू? तो मैम जो न्यू लेबर केयर गाइडेंस में उन्होंने कहा है कि अगर पेशेंट 7 सेंटीमीटर है और शी स्टे इन द 7 सेंटीमीटर फॉर 3 आवर्स, देन यू हैव टू बी वरीड एंड यू डू द इंटरवेंशन। शी सेड दैट आई विल डू द ARM। तो मैम अर्ली इंटरवेंशन लेबर को और डिस्ट्रेस में डालती हैं, और आप अगर सिंटोसिनॉन उसी टाइम स्टार्ट करें हो तो वो पेशेंट को और डिस्ट्रेस पे डालेंगे। तो यू कैन से दैट कि हम मैं पूछना चाह रही हूँ कि हम उसको कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द न्यू लेबर केयर गाइड हमारे पेशेंट को उतना टाइम नहीं हुआ, आई विल असेस द पेशेंट आफ्टर 1 आवर, अगर सेम इंटर होगा तो आई विल डिस्कस एंड देन शेयर डिसीजन के साथ हम उसको ARM और सिंटोसिनॉन की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, देखो अगर पेशेंट 7 सेंटीमीटर है और 3 आवर्स तक वो 7 सेंटीमीटर है, तो यस देखो जो हमारी कन्वेंशनल तरीका कह लो, जो नाइस गाइडलाइन है, वो भी तो एक्टिव फेज में कह रही है कि 4 आवर्स के बाद आप उसकी पेल्विक करो, और अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है तो ARM करो, राइट? सो 4 आवर्स के बाद अगर 7 सेंटीमीटर डायलेटेड है और आप 4 घंटे बाद उसकी पेल्विक कर रहे हो और वो लेस देन 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है, देन देयर इज नो हार्म टू गो फॉर ARM। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको उसी तरह से लेके, एक्चुअली लेबर केयर गाइड हैज नॉट चेंज्ड द मॉनिटरिंग और इट हैज नॉट चेंज्ड एक्चुअली द डिसीजन मेकिंग इन लेबर। यू कैन नॉट लीव पेशेंट 7 सेंटीमीटर फॉर मोर देन 4 आवर्स। ठीक है, अगेन 7 सेंटीमीटर से इट शुड बी मोर देन 2 सेंटीमीटर डायलेटेड। 4 घंटे बाद जब आप इसकी पेल्विक करो तो वो 7 से 9 सेंटीमीटर हो चुकी हो, अगर वो 8 सेंटीमीटर भी हुई है तो इट्स बेटर टू डू ARM बिकॉज अब काफी देर हो चुकी है। मैम मेरा कहने का यही मतलब है कि पेशेंट आई ना हमारे पास, तो वो अब हमारा वैसे विजाइनल एग्जामिनेशन तो 4 आवर्ली बेसिस पर है, लेकिन अगर पेशेंट 7 सेंटीमीटर थी, मैंने एग्जामिन किया उस पेशेंट को, ठीक है, और फिर मैं आइडियली तो मुझे 4 आवर्स के बाद एग्जामिन करना चाहिए था उस पेशेंट को एक्चुअली, बट किसी रीजन की वजह से कि मुझे हार्ट पेशेंट का ARM हो गया, मैंने उसको करना एग्जामिन करना था, मैंने 2 आवर्स के बाद एग्जामिन किया। जैसे उस एग्जामिनर ने पेशेंट को मतलब इनको बताया कि 2 आवर्स गुजर गए हैं, पेशेंट सेम है, तो हम कह सकते हैं कि मैम अगर मैंने अभी विजाइनल एग्जामिनेशन कर लिया है तो मैं 1 आवर बाद देखूंगी दोबारा पेशेंट को कि क्या उसकी सेम प्रोग्रेस है, बिकॉज टू सस्पेक्ट द अर्ली डिले इन लेबर के, वो डिले तो नहीं कर रही अभी तक, उसकी सेम वो डायलिटेशन तो नहीं है। अगर सेम है तो मैं इंटरवेंशन की तरफ जाऊंगी, लाइक टू स्टार्ट द सिंटोसिनॉन और टू सी फॉर द साइंस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द पेशेंट, लाइक टू इसकी मेल पोजीशनिंग है या उसका कैपिट बनना शुरू हो गया है या फिर जो भी है जी ठीक है, आई थिंक दैट इज वेल इनफ। अगर आप कह रहे हो कि स्पॉन्टेनियस रप्चर मेम्ब्रेन्स की वजह से आपको पेल्विक करना पड़ गया या फीटल हार्ट की वजह से अर्ली पेल्विक करना पड़ गया है, तो वो सारी जो चीजें हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं कि 4 आवर्स बाद पेल्विक करनी है, फीटल हार्ट 15 मिनट बाद चेक करने, वो सारी चीजें फिर इस पे अप्लाई नहीं होंगी। अगर उसका स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो गया तो फिर आप 4 आवर्स का टाइम नहीं इसे दोगे, फिर तो वैसे ही मेम्ब्रेन रप्चर के बाद वो 4 की जगह 2 आवर्स में आ जाती है ना लिवर, ये वो तो नाइस तो बड़ा चेंज हो जाता है। ये तो मैडम नाइस तो बड़ा अच्छा जिस तरह से आप बता रही है ना उस तरह से है कि अगर आप सस्पेक्ट कर रही हैं एक्चुअली
सब कुछ दिया हुआ है कि 2 आवर्स में आपने जी, करना है, और जी। जिस तरह से अभी इन्होंने सिनेरियो जहाँ बोला, आपको और ये वो चीज है जो स्मूथ जा रहा है लेबर, जहाँ आपको अर्ली पेल्विक करनी पड़ गई है वहां ये चीज अब अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है ना, जहाँ फीटल हार्ट का मसला आ गया, जहाँ रप्चर मेम्ब्रेन्स हो गई, वहां फिर ये वाला एल्गोरिदम अप्लाई नहीं हो रहा, फिर आपको दूसरी चीज की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, और सीटीजी भी देयर इज नो कंफ्यूजन, आप नाइस वाली ही पकड़ के याद कर लो, नई हो पुरानी हो ऑल्सो वाली हो। आई थिंक ऑल्सो में भी कंप्लीट है, नाइस में भी कंप्लीट है, एंड इट्स द सेम मैनेजमेंट, सेम सारा कुछ है। स्टार्ट में ऑब्वियसली आपने उसके पहले कॉल फॉर हेल्प करके और लोगों से डिस्कस करना है, उसको लेफ्ट लैटरल करना है, उसकी कॉज देखनी है, कॉज को ठीक करना है। कॉज ठीक होने के बावजूद अगर सीटीजी उसकी पैथोलॉजिकल है, देन यू कैन प्लान fetal blood sampling, and then according to the value of fetal blood sampling you can see what to do। ठीक है, बाकी सारी चीजें बड़ी अच्छी, बहुत सारी किताबों में बहुत अच्छे दिए हुए सीक्वेंस के आपने किस किस तरीके से बोलना, आउटलेट फोर्सेप्स डिलीवरी, शोल्डर डिस्ट्रोशिया, ब्रीच डिलीवरी। किसी को कोई कंफ्यूजन, अब सिर्फ हम सवाल कर लेते हैं जल्दी से, अगले 5-10 मिनट में फिर क्लास खत्म हो जाएगी, इंस्टेड के हम पूरा स्किल डेमोस कर ले। किसी को कोई कंफ्यूजन किसी उसमें, मैंने एक चीज और भी ठहरा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। इसी तरह मिटरनल रिससिटेशन और नियोनेटल रिससिटेशन है, ये नियोनेटल रिससिटेशन है। सबसे पहले ऑब्वियसली as soon as the baby is born, you check if the baby is breathing, if it's active or not, if it is breathing well, pink है, आपका अच्छा है, hand it over to the baby mother. If there is no bleeding या आपका बुरा है तो you check for तो आप उसके पहले एयरवे को क्लियर करते हो, उसकी चिन लिफ्ट करते हो, थोड़ा सा एयरवे ठीक होता है, and you check for the fetal and you give the stimulus और उसके हार्ट बीट को देखते हो। अगर हार्ट बीट उसकी लेस देन 100 है तो आप उसको फिर पहले वो देते हो, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देते हो, विच मे बी थ्रू एम्बू बैग। उसका ईसीजी देखते हो, अगर 100 से अभी भी बिलो रहती है हार्ट बीट तो आप उसकी चेस्ट कंप्रेशन शुरू करते हो, वेंटिलेशन कंटिन्यू करते हो। अगर 60 से कम है तो आप उसको ईटीटी डाल देते हो, साथ साथ आप उसको 100% ऑक्सीजन और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन जारी रखते हो। किसी टाइम पे जाके हार्ट बीट इम्प्रूव कर जाती है या उसका बाकी सारा कुछ इम्प्रूव कर जाता है तो फिर आप उसको ऑब्वियसली पोस्ट रिससिटेशन केयर में चले जाते हो। ये क्विकली समरी थी कि बेबी ठीक है, एक्टिव है, हैंड इट ओवर टू द मदर। नहीं है, चेक उसको चेक फॉर हार्ट रेट एंड गिव स्टिमुलस। स्टिमुलस से भी हार्ट रेट ठीक नहीं हुआ तो उसको पहले रेस्क्यू ब्रेथ्स जिसको कहते हैं, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे दो। उससे भी ठीक नहीं हुआ, लेस देन 100 है बट नॉट लेस देन 60, इट्स लेस देन 100 तो चेस्ट कंप्रेशन शुरू करो और सारा कुछ ठीक है। लेस देन 60 तो आप उसको सॉरी तो आप उसको फिर ईटीटी डाल देते हो। इसी तरह मिटरनल कोलैप्स ऑब्वियसली ये बहुत ही छोटा है, ये तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। खैर बहरहाल मिटरनल कोलैप्स का भी हर तरफ एल्गोरिथम्स दिए हुए हैं, उसमें भी यही होता है कि इनिशियली आप उसको ब्रेथलेस और पल्सलेस वी फाइंड अ पेशेंट लाइक दिस। जी मैडम, ये परसों हमारा पिम्स में वर्कशॉप था ना, तो मैम ये उन्होंने वो न्यूनोटल स्टेशन का वो स्टेशन था, तो ये जो अभी आपने दिखाया तो वो मैंने उनको बहुत बताना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये नहीं बताना एग्जाम में, अब ये वाला बताना है। ये मैं अभी आपको देख के बता रही हूँ। और वो जो मैंने स्टेशन रेफरेंस बताओ मैम, उन्होंने कहा है कि पहले जो है वो स्टॉप वॉच ऑन कर लेंगे, फिर वार्म एंड ड्राई द बेबी स्टिमुलेट, फिर असेस कर। मैम जी मैम, इसमें भी टाइम है जी मैम। मैम उन्होंने पहले कहा कि करनी है। यस मैम, आप सही कह रही मैम। वो कही थी कि 15 सेकंड्स के लिए आपने उसको ब्रेथ्स देने हैं और जो है पे देख लेना है अगर हार्ट रेट जो है 15 सेकंड से मतलब अभी 15 सेकंड मैंने उसको सिर्फ ब्रेथ्स दिए। अब अगर हार्ट रेट जो है 100 से कम है और चेस्ट नॉट राइजिंग तो फिर मैं उसको ये पीपीवी लगा दूंगी ना, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अगर उसके बाद भी अगर राइज नहीं हुआ तो मैं उसे फिर 15 सेकंड्स ब्रेथ दूंगी। अब भी नहीं हुआ राइज तो फिर मैं ये जो मिस्टर सोपअप मैंने और है वो करूंगी ना, मतलब ये बोलना है। इसके मेरे पास ये चार्ट गिवन, मैं आपके ग्रुप में वो कर दूंगी पोस्ट। चलो ये आप तो जो बता रहे हो फ्रैंकली ये पुराना वाला है जिसमें आप पहले रेस्क्यू ब्रेथ्स देते हो, मेंटेनेंस ब्रेथ्स देते हो, उसके बाद हार्ट रेट और पीपीवी बाद में और वो सारा कुछ।
अब ये जो 2020 का हार्ट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वालों का है वो ये वाला है। बट यू आर राइट, इन द हॉस्पिटल इफ यू हैव अ बेबी, हम उसको पहले रेस्क्यू ब्रेथ्स फिर वेंटिलेशन ब्रेथ्स देते हैं, उसके बाद हम उसको बाकी चीजों का कर रहे होते हैं 15 सेकेंड्स। लेकिन अगर आप इसमें भी देखो तो एक्चुअली पूरा 1 मिनट वो भी यही करते रहे हैं। So even if you go with the rescue breaths and क्या कहते हैं, और अगर आप अपने पीठ वालों में किसी से डिस्कस करो तो they also do the same, that they give initially with just the breaths और उसके बाद चेस्ट, इसमें भी वैसे चेस्ट कंप्रेशंस बाद में ही है, तो you can go with that as well। ठीक है, इसमें भी कोई इतना फर्क नहीं है। ओके मैम। ओहो, ये मैंने क्या किया। ठीक है, सो ये सारी चीजें तो थ्योरी की हैं, ये आपने उसी तरह याद करनी है। किसी को कोई चीज जल्दी से कर लेते हैं, किसी उसमें प्रॉब्लम हो, क्या उसे कहते हैं मैडम एक बात बता दें कि जब हम लोसेट मैनुअर करते हैं, आम अगर एक्सटेंडेड हो या नकल आम हो, एक नकल आम के लिए हम पोस्टीरियर ऑफ द वेजाइना से एंटर होंगे, और अगर आपके पास आम एक्सटेंडेड हो तो उस केस में फिर हम रोटेट करके उसको फिर एंटीरियरली वेजाइना से जो है ना उसको आउट कर देंगे। वही एल्बो पे प्रेशर अप्लाई करके स्वीप करे निकाल दें। 180 रोटेट करना है। रोटेट करने के बाद फिर हम एंटीरियर पोस्टीरियर आर्म जब एंटीरियरली आ जाता है उसे डिलीवर करते हैं। ये उसके लिए जिसमें आर्म एक्सटेंडेड है, जिसका नकल आर्म है उसमें पोस्टीरियर ऑफ द वेजाइना से एंटर होंगे ना जी, जिसका नकल आर्म है। ठीक है, ठीक है, और बाकी सारे मैनुअल्स थे। ये कस्कोस स्पेकुलम जैसे आप जेली की एग्जामिनेशन के टाइम हम जब डालेंगे तो उसको जेली कहाँ से लगाएंगे? टिप पे नहीं लगाएंगे, साइड पे लगाएंगे? मुझे नहीं आवाज आई, सॉरी मैडम। ये आप कह रहे हैं ना कि कस्कोस स्पेकुलम डालेंगे पर वेजाइनल एग्जामिनेशन में, तो कोई और बता दे क्या कह रही है। सॉरी मैडम, ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा ना कि एग्जामिनेशन में कस्कोस स्पेकुलम जब डालेंगे वेजाइनल एग्जामिनेशन में तो टिप में जेली नहीं लगाएंगे, तो हम साइड्स में लगाएंगे। हाँ, एंटीरियर पोस्टीरियर ब्लेड्स पे लगाते हैं ना। ओके, सही है। ठीक है, ठीक है। सो ये आज ज्यादा वैसे क्वेरीज की क्लास थी, बट चलो बहुत सारी चीजें लेबर में क्लियर हो गई हैं फ्रैंकली। सीटीजी सेम एवरीवेयर। सेकेंडली, लेबर के अंदर आपने फॉलो नाइस में बहुत क्लैरिटी से दिया हुआ है, यू कैन गो विद दैट, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत ही क्लैरिटी से, जैसे अभी सभी ने फॉरन शी हैड एन आंसर के लो रिस्क क्या हाई रिस्क क्या, यू कैन जस्टिफाई, यू मे नॉट इवन नीड टू मेंशन द गाइडलाइन। जब आप जस्टिफाई ठीक कर रहे हो तो वो बहुत कन्विंसिंग बात होती है। इसी तरह से अगर आप ये तो लेबर केयर गाइड इज आल्सो वेरी वेरी गुड, covering each and everything which should be done for the monitoring of a laboring patient. However, decision making वगैरह में you can आप मिला सकते हो नाइस के साथ, और उसके हिसाब से चल सकते हो। और ये सारी चीजें उसमें है जिसमें कोई हाई रिस्क पेशेंट ना हो, या जिसके अंदर कोई जैसे कहते हैं ना स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, या कोई और, या कई दफा हाइपर स्टिमुलेशन, कई दफा पूरी सीटीजी सेक्टर, वो उसमें फिर डिफर हो जाएगा आपका मॉनिटरिंग। और दो हाथ खड़े हैं जी, जल्दी पूछ लो फिर एंड करेंगे क्लास जी। मैडम ये तो अभी एक्सटेंडेड आर्म की बात हो रही थी, ये किधर हो रही थी मैडम? इसके बारे में जरा थोड़ा प्लीज बता दें। ये नकल आर्म जो था, नकल आर्म नकल नहीं आर्म था? क्या होती है? नकल आर्म वो होती है जिसमें बेबी ब्रीच में तो होता है, लेकिन जब वो उसके जो हाथ है उसका पीछे आ रहा होता है, इसमें नेक के पीछे आ रहा होता है। नॉर्मली either the hands or the arms are fully extended or they are flexed lying in front of the chest. तीसरी कैटेगरी होती है आर्म नेक के पीछे आ रही है, यानी कि वो चेस्ट पे सामने नहीं है, बाजू हाथ जो है वो गर्दन पे पीछे, वो नकल आर्म होती है। तो उसको रिलीज कैसे करेंगे मैडम? कि फ्लेक्स करेंगे? हम तो ऐसे फ्लेक्स कर लेते हैं ना ब्रीच डिलीवरी में अगर पोस्टीरियरली जाकर करते हैं। मैम जी मैम, ओरिजिनल पेशेंट होंगे या नहीं? क्योंकि हम वार्ड में जाके पेशेंट देख रहे हैं, तो मतलब ओरिजिनल पेशेंट होंगे या नहीं ये बता दें प्लीज। ओरिजिनल मैंने सुना, पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे तो मैंने सुना ओरिजिनल होंगे, लास्ट टाइम के थे। जी साथिया। मैडम, मुझे पूछना है कि जब हम कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं बेबी में, तो हम ड्रग्स पे जब जाते हैं तो कितने साइकिल के बाद जाना होता है? ये बताए कोई, एडल्ट्स में कितना होता है और उसमें कितना होता है? नियोनेटल रिससिटेशन में अभी कोई इतना अच्छा हमें जो बता रहा था,
एडल्ट्स में तो 30:2 का साइकिल है, नियोनेट्स में मैम देख लो। एडल्ट में मैम 15 मैडम वो रेशो 3:1 का है, लेकिन वो कितनी 3:1 कंप्रेशन के बाद मैंने ड्रग्स पे जाना है असल में, ये पूछना चाह रही हूँ। किसकी के बाद? मैडम कंप्रेशन जब हम देते हैं तो फिर हम बेबी का हार्ट रेट अभी लेस देन 60 है, तो मैं कब तक कंप्रेशन करती रहूंगी? और मैंने ड्रग्स पे जब जाना है उस पर बेबी को, तो वो कब स्टार्ट कर रही है? देखो इसके एपिनेफ्रिन अंदर वगैरह जो तो स्टार्ट यही करनी है होता है उसका कि पूछना चाह रही जी बताइए, ये साथ दिया हुआ उन्होंने सारा विद मिनट्स। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? यस मैम। हूँ। और ये हाँ, इसकी इसके अंदर साथ टारगेटेड ऑक्सीजन सैचुरेशन और विद मिनट्स दिया हुआ है। आपका जब तक वो अचीव नहीं होता यू कीप ऑन कंप्रेसिंग, और आपने साथ ही इसके अंदर पहले 1 मिनट के अंदर तो खैर इट इज इम्पोर्टेंट 1 मिनट आफ्टर बर्थ वाला इसका एपगर। उसके बाद अगर 100 पर मिनट से कम है तो यू कीप ऑन डूइंग इट टिल इट बिकम्स बेटर। फिर 1 मिनट के बाद देखोगे, फिर उस तरीके से करोगे। बट इफ it comes out to be less than 60 तो फिर आप ETT डिसाइड कर लोगे। at times less than 100 में अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन और वो भी खराब हो रही है तो ETT पहले भी आप कर सकते हो डिसाइड। मैम इसमें लिखा हुआ है कि अगर if heart rate is less than 60 after 60 seconds of well coordinated chest compression and positive pressure ventilation, give epinephrine. Repeat every हाँ, 2 इसके to 3 साथ आपने minutes. ये लिखा हुआ है इसमें IV एपिनेफ्रीन भी आप जी साथ मैम, देते जी मैम। ठीक है। ये मैडम बेसिक पूरा मैटरनल एल्गोरिथम कोलैप्स आपने की वर्ड टू वर्ड याद करना है। मैम मैटरनल कोलैप्स की स्लाइड एक दफा शो कर दें, स्क्रीनशॉट करना यार है। ये गाइडलाइन वाली स्लाइड है, ठहरो मैं देखती हूँ ठीक एक सेकंड। ये है मेरा मैम ये ख्याल जो है। नकल आम है, ये अगर कैफ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के साथ हो तो इसको कितनी देर के लिए छोड़ें कि ये पेशेंट जो है 5-6 सेंटीमीटर है, और अक्सर कभी ऐसी प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट आती है कि वर्टेक्स के साथ साथ हैंड भी कंपाउंड प्रेजेंटेशन की That's a तरह आ रहा compound होता है। presentation. You don't need to worry about it. Compound presentation में परेशानी की बात नहीं होती अगर हाथ साथ आ रहे हैं। वो आपके लेबर को डिफर नहीं करेगा। मैडम जी मैडम मुझे बस मेरी लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे दे। सॉरी आप भी बहुत थक गई हैं क्वेरीज ले लेके। मैम ये है कि ये जो हमारे पास जर्म सेल ट्यूमर्स हैं, जैसे हम डिसजर्मिनोमा की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि फर्टिलिटी स्पेयरिंग जो है वो स्टेज 1B तक करेंगे। फर्टिलिटी स्पेयरिंग की जो फिगो गाइडलाइन उसमें स्टेज लिखा 1B तक नहीं हो सकता, 1A तक हो सकती है स्पेयरिंग। अभी ग्रेड 1 और 2 की बात की है उन्होंने स्टेज 1A में ना। पहले मैडम ये कह रहे थे कि स्टेज 1B तक करें, लेकिन 1B मैंने तो बायलैटरल ट्यूमर है, बायलैटरल में आप कैसे स्पेयर कर सकते हो फर्टिलिटी? वो CS सर्विक्स है सानिया। एक मिनट सा ये आसमा रुक ओवरी जाओ। में स्टेज वो 1 पे स्टेज आप 1B कर में भी सकते है, हो। लेकिन वो पुराना था ना। अब रुक जाओ जरा, मैं बताती हूँ। आवाज नहीं आ रही, हाँ सुनिए। बता दें मैम कि जैसे ही इसमें जर्म सेल ट्यूमर में ये बात कर रहे हैं कि अभी ये बड़े कीमो सेंसिटिव ट्यूमर्स हैं, तो आप इसमें फर्टिलिटी स्पेयरिंग सारे स्टेजेस में कर सकते हैं। मुझे तो यहाँ पे ये समझ इससे आ रही है मैडम, इन्होंने लिखा हुआ है। ये वैसे ये सनिया ठीक कह रही है, ये नया कॉन्सेप्ट है। जी इसमें बाकी उन्होंने कहा, उन्होंने फर्टिलिटी स्पेयरिंग पे बहुत जोर डाला हुआ है बिकॉज इट इज हाईली कीमो सेंसिटिव एंड पेशेंट्स कैन इवन कंसीव आफ्टरवर्ड्स, चाहे वो 1B भी हो। ये एक नया कॉन्सेप्ट है वैसे। अगर तो आपको मैडम बहुत क्वालिटीज की है फिर इसके बारे में आप बात बिल्कुल कर सकते हो। तो मैडम मुझे ये बताएं कि जैसे ये जो अभी तो न्यू गाइडलाइन तो कह रही है कि बस आप कीमोथेरेपी दे दें और फिर उसके बाद आप रिसेक्टेबल कह दें अगर ये पेशेंट जो है वो यंग भी हो। तो मैंने ये पूछना था कि पहले जब हम पढ़ते थे तो हमें तो ये कहा जाता था कि जो अभी तो खैर मैडम इन्होंने 1A विद ग्रेड 1 और 2 की बात किया ना, लेकिन पहले पुरानी किताबों में 1B भी मुझे मिल रहा है, जो बहुत पुरानी किताबें हैं मैडम, उसमें भी 1B उन्होंने लिखा हुआ है। अब मुझे ये बता दें, कंफ्यूज कर रही है कि यहाँ पे तो न्यू गाइडलाइन को तो देख के ऐसे लगता है कि आप तो उसको स्टेज 4 में भी कंजर्वेटिव दे दो। मतलब इसको तो पढ़ के ऐसे ही लग रहा है कि फर्टिलिटी डिजायर सारी स्टेजेस में आप कर सकते हैं। देखो ये बात मैं आपको बताऊं, स्टेज 1 से आगे फर्टिलिटी को लेकर चलना बहुत जाती है। ऑब्वियसली लाइफ कम्स फर्स्ट एंड फर्टिलिटी कम्स आफ्टरवर्ड्स। सो जहाँ CA की बात आए उसमें फिर बहुत सारी ख्वाहिशात पेशेंट की करनी चाहिए डिस्कस उससे। स्टेज 1 में पहले स्टेज 1 था और स्टेज 1A 1 ही था जिसमें हम फर्टिलिटी करते थे। अभी मेजोरिटी में ऐसी बात होती है, लेकिन अगर आप लेटेस्ट कॉन्सेप्ट की बात करो तो यस, इन जर्म सेल ट्यूमर्स you can go ahead with the sparing with the fertility sparing thing, but going beyond 1
2 ऑनवर्ड्स या फिर इवन 1C पे भी जहाँ पे पेरिटोनियल इन्वॉल्वमेंट आना शुरू हो जाए स्टेजिंग में, तो उसमें ऑब्वियसली स्टेज बहुत आगे की है। फिर यू नीड टू डिस्कस कि आप उसको कीमो देकर उसकी स्टेज जरा कम होके उसके एग प्रिजर्व करके देन यू डू द क्लियरेंस सर्जरी, और फिर सेरेगेसी की तरफ भी आप कर सकते हो। पहले तो बिल्कुल ये भी नहीं कॉन्सेप्ट था। सो इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ये जो लेटेस्ट है उसमें आपको अकॉर्डिंगली देखने की जरूरत होगी। और इसकी जो स्टेजिंग है ये बिल्कुल स्टेज ओवेरियन की 4 में तरह तो है। देयर इज नो पॉइंट इन कंजर्विंग फर्टिलिटी, अगर जिसमें सर्वाइवल ही 15% हो, तो उसमें आप हम्म, क्या फर्टिलिटी की बात कर रहे हो, राइट? अच्छा मैडम मुझे ये बताएं कि इसकी भी स्टेजिंग तो इन्होंने मेंशन नहीं की हुई, तो ये भी उसी तरह ओवेरियन की तरह ही हम ट्रीट करेंगे, स्टेज मतलब स्टेजिंग उसी तरह जी जी है ना? जी। अच्छा और मैडम अगर एग्जामिनर मुझे कहता है कि 35 साल की औरत है, वो बच्चा चाह रही है, 2 उसकी बेटियां हैं और एक मेल बीबी वो चाह रही है और अभी उसका स्टेज 3 आया है हिस्टोलॉजी पे, ठीक है ना मैडम? मैं फर्टिलिटी प्रिजर्विंग सर्जरी का कहूँ, अगर न्यू गाइडलाइन की बात करती हूँ तो वो बात करनी चाहिए, या मैडम जो ये अभी जो 1A वाली बात है वो मुझे करनी चाहिए? मुझे ये बताएं मैं एग्जामिनर के सामने कौन सी बात मैम करूँ? अगर स्टेज 3 की बात हो रही है तो बेटर टू टॉक इन द ओल्ड वे, ठीक है। स्टेज 1 होती तो मैं कहती दैट्स ऑल राइट, फिर भी देख सकते हैं। अगर अगर स्टेज 3 की बात हो रही है तो क्लियरेंस सर्जरी इज डेफिनेटली बेटर। ओवरऑल सर्वाइवल भी आप देखो स्टेज 3 में। फिर नई स्टडीज है, हार्ड एंड फास्ट अभी नहीं मिला हुआ हमें गाइडेंस कि उसमें क्या है क्या नहीं है। यू कैन गिव बोथ ऑप्शन टू द पेशेंट, बट नंबर 1 ऑप्शन जो आपके ख्याल से बेहतर है डेफिनेटली वो नॉन फर्टिलिटी स्पेयरिंग है इस केस में, बिकॉज स्टेज 3 है, आइदर शी इज 35 और शी इज 40 और शी इज 25, बिकॉज इट्स स्टेज 3, सर्वाइवल ओवरऑल इज लेस, इवन कई जगहों पे सिर्फ पेलिएशन भी है। सो स्टेज की वजह से एज और फर्टिलिटी पीछे चली गई। अच्छा चले ठीक है मैडम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। और मैडम एक और बात बता दें कि ये डिबल्किंग इसी में हो सकती है ना, स्टेज 3 में भी डिबल्क, स्टेज 2 में भी तो ये डिपेंड डिबल्किंग करता है एडजुवेंट कीमो के बाद, डायरेक्टली नहीं। हाँ एडजुवेंट कीमोथेरेपी के साथ। थैंक यू सो मच मैडम, मैं आपको बहुत ज्यादा पूछती हूँ, मेरी आप भी तंग होती होंगी इट्स मुझसे। गुड, जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा उसमें कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है, चलो गुड लक। हाफिज।